हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है। और ये क्लासेस यूपीएससी ईपीएफओ के लिए डेडिकेटेड क्लास है। और हमारे इस क्लास में हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज आप सभी के लिए चला रहे हैं, जिनको आप सभी के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हमारी अकाउंटिंग की क्लास है, जो कि आज क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 9 ये क्लास है आपकी दोस्तों। तो क्लास नंबर 9 में हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया भी हुआ है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया भी हुआ है। लेटर ऑन हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट प्लेलिस्ट के बारे में बोल रहे थे कि सर सोशल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर मिसिंग है। तो मैं आप सभी को एक बार वीडियो के थ्रू ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा बच्चों की कोई भी लेक्चर में जो प्लेलिस्ट है उसमें कोई लेक्चर मिसिंग नहीं है। एक्चुअली है क्या कि जो मेन प्लेलिस्ट है उसमें से जो जो सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर्स हैं उनको उठाकर वो प्लेलिस्ट बनाई गई है, इसलिए बीच बीच के लेक्चर्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीच के लेक्चर्स मिस हैं, नहीं। जो लेक्चर मेन लिस्ट में से सोशल सिक्योरिटी के थे उनको मैंने उठाकर उस एक सोशल सिक्योरिटी की लिस्ट बना दी। दैट इज़ वाई बीच बीच में कुछ लेक्चर्स के नंबर आपको नहीं मिल रहा है, बट जितने भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी के हैं, कुछ भी वहाँ पर मिस नहीं है। ठीक है गाइज, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो कि हम यूपीएससी ईपीएफ और डेडिकेटेड कोर्स पढ़ा रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो कि हम यूपीएससी ईपीएफ और डेडिकेटेड कोर्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं और जो पढ़ा रहे हैं, और ये कोर्स कंप्लीटली आप सभी के लिए दोस्तों क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। और नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है कि 2017 यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया भी हुआ था। सो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक टॉपिक है, आसान से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सो चलिए आइए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जरा हम समझते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। देखिए, आप सभी ने देखा होगा जैसे मंदिर, ट्रस्ट हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सोसाइटी के लिए काम करते हैं ना, जिनको हम एनजीओ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे कि जो काम तो करते बट वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो किसी प्रोडक्ट को बनाकर सेल नहीं करते। जैसे कि नॉलेज स्काई भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, हम अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, कि हम आपसे नहीं बोलते कि आप हमारा वीडियो खरीदिए, है ना, वीडियो कोई कोर्स खरीदिए। ठीक है, तो हम आपको अपने कोर्सेज सेल नहीं करते दोस्तों। तो वी आर ऑल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी आर। तो इसीलिए तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए अकाउंटिंग कैसे होती है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, हर कोई भी बिजनेस हो, है ना, तो हर बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, और उन सभी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जिनका मोटिव होता है सर्विसेज प्रोड्यूस करना सोसाइटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं ना। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, क्लब्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ना। और उसी फील्ड में नॉलेज का भी आगे बढ़ रहा है, कंप्लीटली फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको बेसिकली कुछ ट्रस्टीज़ के द्वारा चलाया जाता है इन एजुकेशंस को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, जनरली कुछ ट्रस्ट क्या होते हैं, इनको चलाते हैं, किसको, इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अकाउंटिंग की बात होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस केस में, क्योंकि वो एक पब्लिक एंटिटी बन जाता है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि आपको जो फंड मिला है किसी भी तरह से, या आपने जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं वो आपने किस बेस पर किए हुए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कई बार पब्लिक का पैसा लगा होता है, पब्लिक ऑफरिंग के लिए ही। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटिंग इज मस्ट। दैट इज़ वाई not for sale, not for profit organizations are extremely important। ठीक है, तो ये बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क कर रहे होते हैं।
आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। यदि समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आगे हम बात करते जरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ी सी और, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर लेट मी क्लियर इट ऑल, that is not for profit organizations are organizations which are set up for the welfare of the society। मतलब ये ऐसे organizations होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सेटअप किए जाते हैं, है ना। और प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना। आर्ट एंड कल्चर को क्या करना, प्रमोट करना किसी भी सोसाइटी में, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, कम्युनिटी में एंड कहीं भी, है ना। दीज आर यूजुअली सेटअप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विद दी सर्विस मोटिव। तो इनको एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है रजिस्टर कराया जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बता चुका हूँ चीज़ें, ठीक है। और देखिए हम इसीलिए बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहे हैं क्योंकि आप सभी को नॉलेज स्काई पर ये चीज़ पसंद भी आती है कि हम काफ़ी सिंपल टर्म में अकाउंटिंग को लेकर आते हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि जो अकाउंटिंग है, नॉन बैकग्राउंड के कॉमर्स के बच्चे भी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। सो थैंक यू ऑल कि आप हमारे वर्क को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। बस आप सभी से एक ही चीज़ हम रिटर्न में चाहते हैं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करें, नॉट बिकॉज वी वांट फेम, जस्ट बिकॉज वी वांट टू सर्व एज मच एज पीपल वी कैन, ठीक है। दैट्स ऑल वाई वी वांट टू एक्सपेंड, ठीक है। सो द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट द ट्रस्टीज, द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट द ट्रस्टीज, ठीक है। तो जो मेंबर होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको कौन सेलेक्ट करेगा, ट्रस्टीज सेलेक्ट करेगा। हायरार्की समझने की कोशिश कीजिए। जब भी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सबसे ऊपर होंगे उसके ट्रस्टीज। ट्रस्टीज मतलब एक तरह से एक पब्लिक ग्रुप हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ट्रस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा नहीं करे कि उससे वो पैसा कमाए, लेकिन जो ट्रस्टीज होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए तो एक फंड इकट्ठा करेंगे ही। अब हम देखने वाले कि इसके फंड में और जर्नल जो बिजनेस होता है उसके लिए जो फंड बनाया जाता है उसमें अंतर क्या होता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। तो जो ट्रस्टीज होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। फिर वो किनको इलेक्ट करते हैं, वो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, आपके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और मेंबर्स जो होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई होप हायरार्की आप सभी को क्लियर है। तो जो ट्रस्टीड होते हैं ये फंड इकट्ठा करते हैं, ट्रस्टीज फंड इकट्ठा करते हैं, उस फंड को संभालते हैं। मेंबर्स का भी काम होता है एग्जीक्यूटिव टाइप का जो नेचर होता है इनका, ठीक है। तो द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट द ट्रस्टीज, फर्स्ट चीज क्लियर हो चुकी है। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेज फंड फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। तब होता क्या है कि इनके पास फंड कैसे आता है, तो ट्रस्टीज जो होते हैं वो संभालते हैं। ट्रस्टीज का काम क्या होता है, हम सभी ने पढ़ा था गांधीयन अप्रोच में कि सभी को ये समझना चाहिए कि वो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी मतलब आपका मालिकाना हक नहीं उस संस्थान पर, आप सिर्फ ट्रस्टी हैं, देखभाल करने हैं, केयर टेकिंग करने हैं, एंड दैट्स इट। यही हमने अप्रोचेस में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये फंड कैसे कैसे इकट्ठा करता है। मान लीजिए एक क्लब है ना। अब यहाँ पर क्लब, नॉर्मल क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्लब्स होते हैं जो सोशल वेलफेयर पर काम करते हैं या सोशल गैदरिंग पर काम करते हैं, तो वो क्लब्स होते हैं तो उनकी मेंबरशिप का कुछ चार्ज होता है। तो उस चार्ज से वो अपनी फंडिंग को रेज करते हैं। कई बार वो पब्लिक गैदरिंग में, है ना, पब्लिक गैदरिंग के थ्रू, चैरिटीज़ के थ्रू फंड को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स होती है जिनके थ्रू वो फंड को इकट्ठा करते हैं। अब चूंकि ये फंड पब्लिक का फंड है, दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कि इसके में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इसीलिए इनकी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। दैट कि द मेन मोटिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। हाउएवर दे मे अर्न प्रॉफिट इन द ड्यू कोर्स, है ना। कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में उन्हें प्रॉफिट हो सकते हैं, बट वो इंटेंशनली नहीं होगा कभी भी कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ऐसा इंटेंशनली कभी भी नहीं होगा। जनरली दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेस और सेल गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। मेक अ नोट ऑफ इट कि कभी भी कोई भी नॉट टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, परचेसेस नहीं करती, सेल नहीं करती गुड्स को, है ना, किसी तरह की ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती विच कॉस्ट अमाउंट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट के लिए कोई भी काम ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो नहीं करती।
अब जब ऐसा हो रहा है कि जब वो किसी भी चीज़ को ना तो प्रोड्यूस कर रही है ना सेल कर रही है, तो ना तो उनको प्रॉफिट हो सकता है ना लॉस हो सकता है ना, इसीलिए दे डू नॉट नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मतलब उन्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए। अब ट्रेड नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कभी हो नहीं सकता, दैट इज़ वाई दे विल नॉट नीड टू क्रिएट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। उसके बाद वो जो फंड क्रेडिट होता है, एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई और कंपनी बनती है तो एक फंड आता है जैसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, भले वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन फंड ज़रूर आता है, ठीक है। तो इस फंड को कैपिटल ना बोलकर कैपिटल फंड बोला जाता है। मेक अ नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्या बोला जाता है? कैपिटल फंड बोला जाता है या जर्नल फंड बोला जाता है, जो कि जर्नल फंड अकाउंट में रखा जाता है। दोनों टर्म्स आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स को याद रखेंगे कि कैपिटल फंड बोला जाता है जो पैसा आता है ना, या जर्नल फंड बोला जाता है। और इसे किस में रखा जाता है? कैपिटल फंड अकाउंट में या जर्नल फंड अकाउंट में। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर अबाउट कैपिटल फंड एंड जर्नल फंड। यदि क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं फास्ट, सभी लोग ये चीज़ें क्लियर हैं आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से यदि बनाया गया है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस मोटिव। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसका मोटिव होना चाहिए सर्व करना। किसको सर्व करना? सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी के कॉज में सर्व करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो समझो कि जरा हम पढ़ लेते कि लिखा क्या हुआ है कि दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव द मोटिव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर और द स्पेसिफिक ग्रुप और टू द जनरल पब्लिक। मतलब ये किसी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई क्लब है तो वो सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यदि कोई कम्युनिटी वाइज कोई ट्रस्ट बना हुआ है, जैसे कि हम सभी ने देखा है कि बहुत सारे कम्युनिटी ट्रस्ट होते हैं, कोई मुझे ऑफेंड नहीं होगा, कोई भी एक एग्जांपल बस देना चाहूँगा मैं, तो इसीलिए कोई भी ऑफेंड नहीं होगा। जैसे एक जीतो करके ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जैनिज़्म होते हैं, जैन फैमिली से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये एक जीतो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते। तो ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। एक बार फिर बोलूँगा कि कोई अफेंड नहीं होगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल एग्जाम्पल देना तो इसलिए मैंने लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ बेयर मिनिमम प्राइस एज देयर एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो या तो ये क्या करती हैं, बिल्कुल फ्री में सर्विसेज देती हैं, या बहुत कम अमाउंट में सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ना। बहुत कम अमाउंट का मतलब ये होता है कि नॉमिनल, मतलब उस अमाउंट से वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं चाहते। वो सिर्फ क्या चाहते उस अमाउंट से कि उनके जो बेसिक से एक्सपेंडिचर हैं वो कवर अप हो जाए और सामने वाले के ऊपर जो बोझ भी ना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग इट कि इनका जो एम होता है वो एम क्या होता है, यदि थोड़ा बहुत अमाउंट लेते भी है कि वो उससे प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी चीज़ की वैल्यू रखने के लिए, अपने छोटे से एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए, या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत संभालने के लिए एक बहुत मिनिमम कॉस्ट रख देते हैं जिसको हर कोई बेयर कर सकता है ना। उसके बाद बात करते हैं, दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और कलर। और जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, ना तो कास्ट जात पात के ऊपर, ना क्रीड पर और ना ही कलर पर, ठीक है। चलिए, और ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है, जैसे एजुकेशन के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए आप एग्जांपल है आप सभी के सामने नॉलेज का ही जीतो। फूड के लिए हो सकता है, हेल्थ केयर के लिए हो सकती है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हमने, है ना। रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्लॉथिंग एंड बहुत सारी जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या जो फीचर है वो है मेंबर, है ना। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके मेंबर्स होते हैं डेफिनेटली, जो इनके फंडिंग मेंबर्स भी हो सकते हैं, दूसरे जो इसमें सब्सक्रिप्शन मेंबर भी हो सकते हैं। फंडिंग मेंबर और सब्सक्रिप्शन मेंबर में अंतर क्या है, देखिए मान लीजिए कि एक कंपनी में 10 लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग जुड़े थे और उन्होंने 10 लोगों ने 50-50 हज़ार करके 5 लाख का फंड इकट्ठा किया, तो दे आर द फंडिंग मेंबर्स, है ना। लेकिन सब्सक्रिप्शन मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लब है जो किसी ने खड़ा कर दिया है, ठीक है, और उस क्लब की जो एक मेंबरशिप है, मान लीजिए कि 1,000 रुपये है जो ईयरली मेंबरशिप है, तो 1,000 रुपये ईयरली मेंबरशिप है, तो जो भी लोग इस 1,000 रुपये को पे करके उसके मेंबर बनेंगे वो सब्सक्रिप्शन मेंबर कहलाएंगे। तो
आपको फंडिंग मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन मेंबर्स में आई गेस की जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज। द सब्सक्राइबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर मेंबर्स। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सभी उसके मेंबर्स होते हैं। और सब्सक्राइबर्स मैंने आपको बता दिया कि आप सब्सक्राइबर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। क्योंकि भाई यदि आपको एक ट्रस्ट चलाना है, लोगों को सर्व करना है, तो डेफिनेटली आप लोगों से पैसा नहीं ले रहे, बट यू हैव टू कलेक्ट मनी ना इन डिफरेंट वेज, बिकॉज आपको काम करना है, आपको लोगों को सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल एक फूड से रिलेटेड एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड तो चाहिए ना कहीं से, मार्केट से लाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा तो चाहिए, फंड तो चाहिए। तो इनकम कौन कौन से हो सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम के? तो सोर्स ऑफ इनकम इनके क्या होते हैं? जनरली सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई क्लब है, तो वो क्लब एक अपनी छोटी सी मेंबर से फीस रख देता है, जिससे जितने भी मेंबर होते हैं वो जुड़ते हैं, तो एक छोटी सी फीस को वो पे करते हैं, जिससे कि फंडिंग होती है, इनकम होती है किसकी? उसकी। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम को, है ना, सोर्स ऑफ इनकम को और सरप्लस, ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इन्हीं के लिए तो हमें फाइनली अकाउंट बनाना। अब देखिए सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग। यही तो क्या कहलाएगी आगे? अकाउंटिंग कहलाएगी। तो जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो सब्सक्रिप्शन होते हैं। सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आप किसी क्लब में जाएंगे, मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको मंथली या ईयरली कुछ पे करना पड़ता है, दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन फीस। उसके अलावा डोनेशंस, है ना, तो कई लोग डोनेशन देते हैं, जैसे अभी आप सभी लोगों ने कोरोना फंड में डोनेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट को, तो डोनेशन भी होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, गवर्नमेंट अनुदान देती है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट कई बार स्कीम चलाती है कि वो जितनी भी गौशालाएँ हैं, नॉन प्रॉफिट गौशालाएँ चल रही, उन सभी के लिए 50-50 लाख रुपए या 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, कुछ भी अमाउंट देंगी, ताकि उनका उत्थान हो सके, उनका रिक्रिएशन हो सके, है ना। लेजेसीज होती हैं, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू इनकम हो सकती है, और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए जो है अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए क्या किए जाते हैं दोस्तों? अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। अब बात करते हैं सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? द सरप्लस जनरेटेड इन द ड्यू कोर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। क्लियर? तो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो ईयरली बचता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सरप्लस। कोई इंपॉर्टेंट कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरप्लस इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट। सरप्लस जो है वो प्रॉफिट के इक्विवेलेंट है। आप सभी को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी सरप्लस जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरप्लस की, इट इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट। सरप्लस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट। आगे बात करते हैं हम रेपुटेशन की बात करते हैं। अब देखिए एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रेपुटेशन मैटर करती है, ठीक है ना। और रेपुटेशन क्या होती है कि वो गुडविल में काम करेंगे, वो फॉर द कॉज ऑफ सोसाइटी वर्क करेंगे, वो लोगों के महत्व के लिए काम करेंगे, लोगों को सर्व करने के लिए उनकी सेवा भावना से काम करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड रेपुटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप डिसरिगार्ड करें इस वर्ड को, तो ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ गुड वर्क डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो इनको रेपुटेशन किससे मिलती है? इनके द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है लोगों के लिए। जैसे हमने देखा है बिल गेट्स, मेलिंडा गेट फाउंडेशन, या विराट कोहली फाउंडेशन, या बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, जैसे कि सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं, जिन्हें 2014-15 में नोबल मिला हुआ था, नोबल प्राइज़, पीस का नोबल प्राइज़ मिला हुआ था। वो एक इंडियन है जिन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किया था, ठीक है। तो उन्होंने अपना काम किया, उस काम के बेस पर उनको रिकग्निशन और रेपुटेशन मिली। जैसे आपको अवार्ड्स मिलना है या गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलना है, तो ये आपका रेपुटेशन का ही एक सिंबल है। इसी जो आपकी रेपुटेशन है ये से ही सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कौन कौन से लोग हैं जो एक ट्रस्ट की, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए हकदार होते हैं, यूजर्स हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर एज वेल एज दी स्टैचुटरी बॉडीज। मतलब कौन कौन लोग होंगे जो उसमें पैसा लगाएंगे, उनके पास हक होगा ना पूछने का कि आपने हमारा पैसा कैसे खर्च किया, हमने आपको पब्लिक की हेल्प करने के लिए दिया था, कहीं आपने उसको अपने प्रॉफिट में तो नहीं लगा दिया, कहीं आपने खुद के लिए तो यूज़ नहीं कर लिया। तो बेसिकली जो लोग पैसा देते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सभी को, उन मेंबर्स को हक होगा
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने का कि भाई जो जो पैसा हम आपके साथ डोनेशन में दे रहे हैं या सब्सक्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसका कर क्या रहे हैं। आपसे हमने बोला है कि आपको वेलफेयर के लिए काम करना है, तो क्या आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्ट अपने लिए ही काम कर रहा हो या इन्वेस्टमेंट लगाकर जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, सिर्फ वही रिच होते जा रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो देखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है गाइज वो देखनी होती। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ पर आती है। अब हम आगे बात करते हैं कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ज़रा हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से अब शुरू होती हैं। ठीक है, तो यदि हम अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी ये अकाउंटिंग जितनी भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोई प्रॉफिट तो होता ही नहीं, इनके नेम में लिखा हुआ है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम नहीं करती। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, सोसाइटी के कॉज के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। तो लेकिन स्टिल इनके पास क्या होता है, ग्रांट्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज़ वाई इन्हें अकाउंट तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं। तो इनके पास कौन कौन से अकाउंट होते हैं जरा हम देखते हैं। इनके पास पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनके इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, असेट होती हैं, लायबिलिटी होती है, 4 चीज़ें होती हैं। इनकम का मतलब क्या क्या है कि जो पैसा आ रहा है इनके पास। ठीक है, इनकम का मतलब क्या है कि जो पैसा आ रहा है इनके पास। एक्सपेंसेस मतलब जो चाहे वो कॉज के लिए चाहे ट्रस्ट के लिए खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्सपेंस। और असेट और लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें होती हैं इनके पास। अब इनके जो मेजर सोर्स होते हैं इनकम के वो क्या होते हैं, डोनेशन होते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं और ग्रांट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाएगा, इनकी अकाउंटिंग कहलाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं। तो देखिए इनके पास 3 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है इनका रिसिप्ट अकाउंट, एक इनका होता है रिसिप्ट अकाउंट, जिसमें वो जितनी भी तरह की रिसीट इनके पास आती है, जहाँ जहाँ से इनके पास पैसा आता है या जहाँ जहाँ इनका पैसा जाता है, उसका एक अकाउंट रखेंगे। मतलब बेसिकली ये कैश के ट्रांजेक्शन को होल्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो होता है रिसीट के लिए। फिर एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम होता है कंपनीज के प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। कंपनी प्रॉफिट लॉस के लिए काम करते तो उनके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, इसीलिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना रख के कौन सा अकाउंट रखती है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रखती है। और तीसरी चीज़ होती है बैलेंस शीट। हर एक पब्लिक एंटिटी जो डील करती है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको साल के लास्ट में अपनी एक बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी होती है, जिसमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस चीज़ की वित्तीय स्थिति होती है। याद रखेंगे आप सभी लोग, जो फाइनेंशियल कंडीशन है किसी एक पॉइंट पर, वो बताती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो जैसे 31 मार्च को जनरली बैलेंस शीट बनती है, तो जो बैलेंस शीट बनाती है वो ये बताती है कि 31 मार्च 2020 को इस कंपनी की या इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। याद रखेंगे जो बैलेंस शीट होती है वो पॉइंट पर, किसी एक स्पेशल पॉइंट पर कंपनी की स्थिति बताती है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति बताती है। कौन सी स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन। ये ऐसा नहीं है कि एक साल का बताएगा, नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कंडीशन है वो बताएगी। और ट्रायल बैलेंस आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दे नीड टू कीप प्रॉपर बुक्स। दे मतलब कौन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दे नीड टू कीप प्रॉपर बुक्स, फर्स्टली बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें अकाउंट इसलिए रखने क्योंकि भाई वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब दे आर आंसरेबल टू देयर मेंबर्स, मतलब वो अपने मेंबर्स के लिए आंसरेबल है। उन्हें अपने मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि भाई हमने आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाया, तो उसके लिए उसको उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो इसके लिए। सेकेंडली बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स देम टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स। दूसरी रीज़न क्या है कि जो नियम है, कानून है, वो भी उन्हें ये बोलते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल एंटिटी। यहाँ पर एक लाइन में बोलना चाहूँगा, याद रखेंगे सभी लोग, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये लीगल अकाउंटिंग एंटिटी हैं। लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है, इसीलिए लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है, इसीलिए लॉ इन्हें ये बोलता है कि आप लीगल अकाउंटिंग एंटिटी हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ मस्ट फॉर यू ऑल टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स, है ना। यदि आप लीगल अकाउंटिंग एंटिटी हैं तो आपको अपने रिकॉर्ड, अपने अकाउंट बना के रखने होंगे, सो दैट द गवर्नमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर
द ग्रांट्स, है ना। अब गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो भाई गवर्नमेंट अपने ग्रांट का, अनुदान का, ग्रांट मतलब अनुदान, अनुदान का लेखा जोखा रखेगी ना, कि जो पैसा हमने आपको पब्लिक की मदद के लिए, पब्लिक सर्विंग के लिए दिया था, उसका आपने किया क्या, पब्लिक सर्विंग की है या नहीं की, उसको कैसे यूज़ किया। तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट पूछ सकती है कि आप अपने अकाउंट्स दिखाइए कि आपने उन पैसे का क्या किया। तो ऑर्गेनाइजेशन यदि अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करे होगी तभी तो बताएगी। दैट इज़ वाई अकाउंटिंग इज मस्ट। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजमेंट। तो जितने भी फ्रॉड हो सकते हैं उन सभी को कम करता है आपका प्रॉपर अकाउंट कीपिंग। अब आगे याद रखना है कि यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए लेजर्स यूज़ हो सकते हैं, कैश बुक यूज़ हो सकती है, ठीक है, स्टॉक रजिस्टर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूज़ हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो अब हम जब बात करते हैं आगे, थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि इन अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट दीज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कैपिटल फंड और कैपिटल फंड अकाउंट। मेक अ नोट ऑफ इट, सुपर इंपॉर्टेंट लाइन। याद रखना है जितनी भी कंपनी होती हैं वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। जो कंपनी होती है ना वो कैपिटल अकाउंट, मैंने आप सभी को बताया कैपिटल अकाउंट। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो कंपनियों के पास होता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका एक ई फैक्ट बनता है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये कैपिटल फंड रखती हैं या जर्नल फंड अकाउंट रखती हैं, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। कैपिटल फंड या जर्नल फंड अकाउंट ये रखती हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ ही एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि दे क्रेडिट दिस अकाउंट विद द सरप्लस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस एंड लेजेसीज। याद रखेंगे कि वो जो कैपिटल फंड अकाउंट होगा उसको किस चीज़ से क्रेडिट करती हैं, सरप्लस से, मेंबरशिप से, फीस से, डोनेशन से। अब ज़रा समझिए कैपिटल अकाउंट या कैपिटल फंड क्या होगा। हम सभी ने पढ़ा था कैपिटल वो अमाउंट होता है जब कोई बिजनेस बनता है तो उसके लिए लिया जाता है। तो जैसे ही कोई ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके लिए जो पैसा आता है दैट इज़ द कैपिटल। अब वहाँ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है कि उसको साल दर साल अलग अलग ले, तो यहाँ पर मेथड थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर कैपिटल हमेशा बनती रहती है, कैपिटल हमेशा बनती रहेगी। कैसे बनेगी, मान लीजिए हर साल जो सरप्लस बचेगा उसको भी कैपिटल में डाला जाएगा, जो मेंबरशिप से पैसा आएगा यदि क्लब है तो उसको भी कैपिटल में अकाउंट में डाला जाएगा, जो फीसेज आएंगी, जो डोनेशंस आएंगे, जो पब्लिक ग्रांट्स आएंगी, गवर्नमेंट ग्रांट आएंगी, वो सभी के सभी हमेशा कैपिटल फंड में डाली जाती हैं और उसी को कैपिटल फंड या जर्नल कैपिटल फंड, जर्नल फंड अकाउंट भी बोला जाता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। यदि क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे नोटिफाई करें सभी प्यारे बच्चे कि सर यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। तब हम आगे बात करते हैं, तीन चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो अकाउंट होता है आपका, तीन तरह की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, दूसरा हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। और इन तीनों चीज़ों के बाद आपकी जो क्लास है वो खत्म होगी। ध्यान से समझिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल वर्ड में मैंने लिखने की कोशिश करी है कि आप सभी को बहुत अच्छे से और प्यार से समझ आ जाए कि इट इज़ द समरी, आप सभी को ताकि बहुत अच्छे से आराम से समझ आ जाए। इट इज़ द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या होता है, बेसिकली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश में कितना पैसा है, मान लीजिए आपके लोग आए, लोगों ने अपना डोनेशन दिया, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने या मेंबरशिप ली, तो इन सभी से जो कैश आया उस कैश का रिकॉर्ड रखना। या मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको पैसा भेजा तो वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू होगा सारा, तो बैंक ट्रांजेक्शन। तो कैश का और बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे याद रखना, इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये ही जो अकाउंट है इससे आगे की दो चीज़ें बनती हैं। कौन सी दो चीज़ें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहीं से दो चीज़ें बनती हैं आगे की, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि भाई जो मेन अकाउंट है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसी से तो बनेगा आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और इसी से बनेगी आपकी बैलेंस शीट। इसीलिए ये जो अकाउंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट यहाँ पर बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले ये करने लगता है ना। वी ऑल्सो नीड टू सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज अलॉन्ग विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और याद रखना होगा कि जो
रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये हमेशा ईयर एंड पर किसके सामने सबमिट किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी के रजिस्ट्रार होते हैं जिनके पास जाकर आपने अपनी रजिस्ट्री करी होती है एज अ सोसाइटी, तो उनके पास जाना होता है, उनको ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो सबमिट करनी होती है, क्योंकि आप एक पब्लिक एंटिटी हैं और इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। आगे हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट के। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द इट रिकॉर्ड्स, पहला और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है दोस्तों कि इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन इन कैश एंड स्टेटमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट। तो पहली चीज़ तो क्लियर है कि ये कैश और बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके रखता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखेंगे, फीचर से ही क्वेश्चन आएगा 110%, याद रखें, रट लें। दूसरा है रिसिप्ट आर डेबिटेड, एक्सपेंडिचर्स आर क्रेडिटेड। सुपर 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसे रीड करिए अच्छे से, ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को रीड करिए, नोट कर लीजिए कहीं आप सभी लोग प्यारे बच्चे इस लाइन को, कि रिसिप्ट आर डेबिटेड, एक्सपेंडिचर्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, याद रखेंगे कि जो रिसिप्ट होती हैं मतलब जो पैसा आता है आपके पास, जो पैसा आपके पास आता है रिसिप्ट कहलाता है, उनको डेबिट किया जाता है। डेबिट कहाँ से किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा आपके रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट से। जब भी आएगा तो डेबिट होगा और जब एक्सपेंडिचर होगा तो क्रेडिट होगा। इन मेथड को आप याद रखेंगे, इस पर से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत है आपकी। आगे बात करते हैं, स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस एंड एंड विथ बैंक स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है, डे का अकाउंट स्टार्ट होता है तो एक ओपनिंग बैलेंस होता है जिससे आपने शुरुआत की होती है, और एक क्लोजिंग बैलेंस होता है जिस पर आप खत्म कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज का दिन शुरू हुआ और एक क्लब है, तो क्लब में डेली कुछ लोग आते हैं अपनी मेंबरशिप की फीस जमा करते हैं। तो मान लीजिए आज का जो अकाउंट ओपन हुआ वो 1000 रुपये से ओपन हुआ, मतलब कल आपके पास अकाउंट, मान लीजिए मेंबरशिप फीस 10 रुपये है, कल आपका पहला दिन था, 100 रुपये है, कल आपका पहला दिन था, 10 लोग आए, आपके पास 1000 का फंड इकट्ठा हो गया। तो आज का दिन जो शुरू होगा वो आपका 1000 से होगा, वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और जब आप शाम को अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे, जब आप अपना क्लब बंद कर रहे थे, तो आपने देखा कि 5 लोग और आज आपके क्लब में आगे ज्वाइन करने, तो भाई 500 रुपये और आ गए, तो आपके पास 1000 कल थे, 500 आज थे, तो कितने आ गए, 1500 रुपये आ गए। इस हिसाब से आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया भाई, 1500 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया दोस्तों, 1500 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये क्लोजिंग बैलेंस के साथ ओपन होता है, और ओपनिंग बैलेंस के साथ ओपन होता है और क्लोजिंग बैलेंस के साथ क्लोज होता है। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि इट इंक्लूड्स ऑल द कैश एंड पेमेंट्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रेजेंट के ट्रांजेक्शन होंगे, नहीं, उसमें जो क्लब है या जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जब से शुरू हुई है उसके भी रिकॉर्ड होंगे, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में उसके भी रिकॉर्ड होंगे, और जो फ्यूचर में हो सकता है उसके भी रिकॉर्ड होंगे। मतलब सारे तरह के रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाते हैं, और यहाँ पर बेसिकली एक कैश बुक मेंटेन की जाती है। क्या मेंटेन की जाती है, कैश बुक, याद रखेंगे, क्या मेंटेन की जाती है, एक कैश बुक मेंटेन की जाती है जिसमें डेली कैश ट्रांजेक्शन जो है वो नोट किया जाता है, जिसमें डेली कैश ट्रांजेक्शन जो है वो नोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखेंगे सभी लोग प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हम अपने अगले अकाउंट की तरफ, दैट इज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसकी बात करता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो याद रखेंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ होता था आपको याद होगा, कंपनीज में होता था, जो प्रॉफिट के लिए काम करती थी कंपनीज। तो उन कंपनीज में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता था, तो वो अपना प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर स्टोर करके रखते थे, उसके ट्रांजेक्शन स्टोर करके रखते थे, रिकॉर्ड करके रखते थे। तो वहीं अब हमें पता है कि जितनी भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रॉफिट के लिए तो काम करती नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह, और यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है सरप्लस और डेफिसिट को। सरप्लस मतलब क्या होता है कि जो बचता है ज़्यादा, और डेफिसिट मतलब क्या होता है जो कम रह जाता है पैसा आपका, दैट इज द डेफिसिट। जो ज़्यादा हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका सरप्लस अमाउंट कहलाता है। होप चीज़ें यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते जरा हम फीचर्स की, कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो जो पहला फीचर है वो ये है कि इट इज़ द रेवेन्यू अकाउंट। पहली चीज़ तो याद रखना होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो रेवेन्यू अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और आप कब बनाते हैं इसे? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब दोनों में अंतर क्या हो गया? जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट था वो डेली चलता है, वो डेली चलता है, आपका साल भर चलेगा, डेली चलेगा, और उसमें डेली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो आपके अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में होगा। मतलब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च पर इसे बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा इसे? 31 मार्च पर इसको बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं रिकॉर्ड्स डेफिसिट एंड सरप्लस ऑफ द ईयर एंड। और ये ईयर एंड पर क्या करता है? डेफिसिट और सरप्लस को रिकॉर्ड करके रखता है। नेक्स्ट है इट इज, और इसको हैंडल किसके द्वारा किया जाता है? मैचिंग एक्सपेंसेस के द्वारा किया जाता है। किसके अगेंस्ट? जो उस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू होता है उसके अगेंस्ट। मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड का जो भी रेवेन्यू होगा उसको मैचिंग कंसेप्ट की हेल्प से क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन जरा सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं। जिन्होंने भी क्लास अच्छे से अटेंड की थी उन्हें मैचिंग कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और उसके बाद याद रखेंगे कि बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और अब ईयर एंड पर खत्म हो रहा है तो भाई जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, आपको ईयर एंड पर सारे लेने पड़ते हैं ना। लॉजिक है कि ईयर एंड पर सारे ट्रांजेक्शन आप लेते हैं, और ये अकाउंट ईयर एंड पर बन रहा है, इसीलिए ईयर एंड पर होने की वजह से कैश और नॉन कैश सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप लेंगे। उसके अलावा ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स आर एक्सक्लूडेड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, याद रखेंगे। जितने भी एक्सपेंडिचर और इनकम हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। किसी भी तरह के इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली करेंट ईयर ट्रांजेक्शन्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। रिसीट और पेमेंट अकाउंट में क्या होता था कि भाई वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे ट्रांजेक्शन रखता था, क्योंकि वो तो एक कैश बुक है। लेकिन आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये सिर्फ 31 मार्च को क्लोज रहा है। जरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल लॉजिक है, लिंकिंग करिए इसको। भैया आप अकाउंटिंग पीरियड पर क्लोज करते हैं, बनाते हैं और क्लोज करते हैं। तो जब एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बना है, मतलब ये अकाउंटिंग पीरियड बस के लिए बना है, तो उस अकाउंटिंग पीरियड की ही चीज़ें होंगी ना, इसीलिए उसमें सिर्फ करेंट ईयर के ट्रांजेक्शन होंगे, ना उस करेंट ईयर के पहले के ट्रांजेक्शन होंगे, ना उसके आगे आने वाले कोई ट्रांजेक्शन होंगे। तो चीज़ों को आपको लिंक करके पढ़ना है, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं फेंक के पढ़ना। और आगे हम बात करते हैं बैलेंस शीट। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, मैंने आप सभी को बताया था कि ईयर एंड पर बनाई जाती है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्या बताती है, उस पॉइंट पर क्या बताती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वित्तीय स्थिति को ये हमें बताती है। इसीलिए बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। बैलेंस शीट बेसिकली एक समरी होती है कि आपने साल भर क्या किया, लायबिलिटी क्या क्या थी, असेट्स क्या क्या रहे, और प्रॉफिट और लॉस आपका किस तरह से रहा, है ना। तो इनकम और एक्सपेंडिचर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर होती है, बट ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्थिति बताता है, ना कि पूरे साल की। आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और आप सभी के द्वारा हमारी क्लास को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ये प्यार इसी तरह बनाते रहो, और हम आप सभी के लिए लेक्चर्स जो हैं वो लाते रहेंगे, है ना। कल इस वीक का कल लास्ट डे, क्योंकि संडे तो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो और इस वीक के सारे शेड्यूल आप सभी को मिल गए थे। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझे ये चीज़ जरूर बताएं कि क्या आपको शेड्यूल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है कल सुबह 1 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास है, जो कि इंग्लिश में होगी। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सभी सुबह 1 बजे हमसे जुड़ेंगे पॉलिटी की क्लास नंबर 4 के लिए। थैंक यू गाइज।